जब उस वक्त चल रहा था तो हमने कुछ चीज़ें ये तो डिस्कस कर लिया था कि उनका बॉडी शेप क्या होती है और बाकी सब कुछ क्या होता है। कुछ मेंटेनेंस फंक्शंस हम डिस्कस कर रहे थे, जैसे हमने ये कहा था कि ये वाटर को फिल्टर कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमने ये भी बात की थी कि ये कोइनोसाइट्स के स्ट्रक्चर्स के हवाले से हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, कि ये जो कोइनोसाइट्स हैं इनके जो ये जो पूरा सेल होता है, दिस सेल हैज पर्टिकुलर माइक्रोट्यूब्यूल सपोर्टेड, दीज आर सपोर्टेड बाय माइक्रोट्यूब्यूल्स। और ये माइक्रोट्यूब्यूल से इस तरह सपोर्टेड होते हैं क्योंकि ये कॉलर है ना, ये कॉलर है। अब ये कॉलर जो है ये प्रोटीन का बना हुआ है, और ये प्रोटीन का बना हुआ कॉलर जो है ये एक्चुअली माइक्रोट्यूब्यूलर प्रोटीन्स हैं जिनका ये बना हुआ है। और यहीं से क्या होता है कि ये वेव लाइक जो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं या वेव लाइक जो मूवमेंट्स होती हैं, इन वेव लाइक मूवमेंट्स के जरिए जो हैं ये जो भी चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी अगर प्रे है, कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है एंड दैट हैज एंटर्ड इनटू द गैस्ट्रोडर्मिस, गैस्ट्रोसील जो स्पॉन्जोसील है उसमें एंटर हो गया है, तो उसके बाद वो वाटर जब जब भी यहाँ से पास होगा तो वाटर तो क्रॉस कर जाएगा, लेकिन जो भी जो कंपोनेंट होगा, जो भी उसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल है, बैक्टीरिया है या कोई छोटा सा प्रोटिस्ट है, वो यहाँ उसके अंदर ट्रैप हो जाएगा। और वो ट्रैप होने के बाद पर्टिकुलर मूवमेंट्स के जरिए यहाँ आएगा, और जैसे ही सेल के अंदर एंटर होगा तो आगे आपको फिनोमिना पता है कि ये बनता है फूड वैक्यूल, और फूड वैक्यूल को आकर कौन फेस करता है, लाइसोसोम्स। तो इनके अंदर भी लाइसोसोम्स मौजूद होते हैं, और लाइसोसोम्स जो हैं वो इनको क्या कर देते हैं, इनके जो भी फूड वैक्यूल बनता है उसको इंगल्फ कर लेते हैं। तो ये जो फिनोमिना है इसमें ये जो कॉलर है इसका बहुत ज्यादा रोल है, क्योंकि ये सेल्स ऑन देयर ओन दे कैन नॉट इंगल्फ एनीथिंग। इनको यहाँ पर फूड को ट्रैप करने के पार्टिकल्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो फूड को ट्रैप करने का नेट चाहिए होता है। लेकिन सिर्फ यही नहीं होता, बल्कि मैंने ये भी आप लोगों को कल बताया था कि जो पिनेकोडर्म है, जो बाहर की लेयर है, दिस इज पिनेकोडर्म, ठीक है। जो बाहर की लेयर है, इट कैन ऑब्टेन फूड ऑन इट्स ओन, खुद भी फूड ऑब्टेन कर सकती है, ठीक है। जिसमें जो है वो कुछ कोई भी पार्टिकल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और उसके साथ साथ जो पिनेकोडर्म है उसमें एक और प्रॉपर्टी मौजूद है, और वो क्या है, वो है एक्सचेंज ऑफ वेस्ट मटेरियल, या यूं कह लें कि एक्सपेलिंग या सिक्रीशन द वेस्ट मटेरियल। कि जब उसने जो है वो कोई भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस की होगी, कुछ भी प्रोड्यूस किया हुआ होगा, तो वो उसको रिमूव कर सकता है पेनेकोडर्म डायरेक्टली। जरूरी नहीं है, यहाँ जो बात करना चाह रहा हूं मैं वो ये है कि जरूरी नहीं है कि पिनेकोडर्म पहले वेस्ट मटेरियल को मीजोहाइल को दे, क्योंकि ये दरमियान का जितना पोर्शन था इसको हमने नाम दिया था मीजोहाइल का, जिसमें मिजोग्लिया था, ठीक है। तो मिजोहाइल जो है जरूरी नहीं है कि पहले वो वेस्ट मटेरियल मिजोहाइल के पास जाए, मिजोहाइल से क्वाइनोडर्म और वहां से बाहर जाए, जरूरी नहीं है, बल्कि ये अपना वेस्ट मटेरियल डायरेक्टली भी बाहर के वाटर को दे सकते हैं। फिर इसके अलावा एक और चीज जो हमने इंपॉर्टेंट देखी थी वो क्या थी, वो बेटा ये थी कि जो हमारे ये जो पिनेकोडर्म और क्वेनोडर्म है, इनमें जो ये जो क्वेनोडर्म है इसका काम, पिनेकोसाइट्स, हाँ ये देखिए, लाइनिंग द इनकरंट कनाल्स में फेगोसाइटाइज, ये वही बात जो मैं पहले कर चुका हूँ। मैं बात क्या करने लगा था, अ, जी ये देखिए, ऑल स्पंज सेल्स आर इन क्लोज कांटेक्ट विद द वाटर, दस नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूवल एंड गैस एक्सचेंज अकर बाय डिफ्यूजन। किसी भी चीज का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हो जाता है। यहाँ इन हाँ जो मैं बात करने लगा था वो ये थी कि यहाँ इन तमाम बातों से क्या साबित होता है, यहाँ इन तमाम बातों से ये साबित होता है कि ऑल दी सेल्स आर इंडिविजुअल्स। क्वेनोफ्लैजेलेट को ये जरूरत नहीं है कि वो पिनेकोसाइट की हेल्प ले। बिल्कुल ऐसे ही देखें, ये बड़ी ही टेक्निकल बात थी जो अभी आखिरी हमने की है, कि क्वेनोडर्म अपना फूड खुद ले सकते हैं क्योंकि उनके पास फ्लैजेला होता है, वो वाटर अपनी तरफ मंगवा लेते हैं, वाटर अपनी तरफ, वाटर करंट्स जो है उनका रुख अपनी तरफ मोड़ लेते हैं, एंड दोज वाटर करंट्स व्हेन पास थ्रू देयर देयर कॉलर सेल, दे ट्रैप द बैक्टीरिया और प्रोटिस्ट, सो हेंस दे कैन engulf देयर ओन फूड। बट क्या पिनेकोसाइड उन पे डिपेंडेंट है? अगर पिनेकोसाइड उन पे डिपेंडेंट हो गए, इसका मतलब है पिनेकोसाइड उनके ऊपर डिपेंडेंट हुए और वो इंडिविजुअल नहीं है।
तो यहां पर थोड़ी सी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन वाली बात आ जाएगी, जो कि ठीक नहीं है। पिनेकोसाइट्स अपने आप में कंप्लीट हैं, वो डायरेक्ट वाटर से फूड भी ले सकते हैं और उसके साथ जो है वो वेस्ट भी एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये उनकी इंडिविजुअलिटी जो है वो जाहिर कर रही है, दे आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ टिश्यूज। फिर एक और बात वो क्या है कि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि इनका जो कम्युनिकेशन है वो कैसे होती है। इज देयर एनी सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन? तो एक बात तो तय है बेटा, देयर इज नो नर्व नेट, सवाल नहीं पैदा होता। इनके अंदर कोई नर्व नेट नहीं, कोई न्यूरॉन्स नहीं, नथिंग। तो फिर ये कैसे करते हैं? कुछ ऐसे फिनोमिना देखे गए हैं जिनमें लाइट को नोट किया गया है कि लाइट पिनेकोसाइट और कोएनोसाइट को इफेक्ट करती है। अब जैसे आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जो स्पंज होती है, अगर हम यहां पर देखें स्पंज के हवाले से, यहाँ मैंने गालमन ड्रॉ भी की थी, स्पंज के हमने पिनेकोसाइट्स के बारे में ये कहा था कि जब ये पिनेकोसाइट्स जो हैं ये स्पंज बनाते हैं तो इन पिनेकोसाइट्स के दरमियान में पोर्स होते हैं। कुछ पिनेकोसाइट्स जो हैं ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो दरमियान में पोर्स छोड़ देते हैं। और वो जो पोर्स होते हैं वो पोर्स बेसिकली क्या बनाते हैं? वो पोर्स ऐसे होते हैं कि जो दरमियान में वाटर के गुजरने का रास्ता बनाते हैं। ठीक है, तो ये वाज़ेह तौर पर देखा गया है कि जो लाइट है उसकी यहां से वाटर ने एंटर होना है, ऑस्टिया। इनको हमने इन्हीं पोर्स को क्या कहा था? इन्हीं पोर्स को हमने ऑस्टिया कहा था ना, ऑस्टिया। तो जो ऑस्टिया होते हैं दे आर डिमिनिश्ड बाय देयर नंबर, एक्चुअली देयर नंबर्स आर डिमिनिश्ड बाय द स्टिमुलस ऑफ लाइट। यानी रिस्पॉन्स इनमें मौजूद है, गौर करें, इनमें रिस्पॉन्स मौजूद है। और वो रिस्पॉन्स ये है कि जब लाइट आती है, ज्यादा लाइट होती है, तो ये क्या करते हैं? ये उस लाइट के स्टिमुलस की वजह से वहां पर इनकी जो पोर्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। इसका मतलब है डे टाइम में अगर इनके ऊपर लाइट डायरेक्ट जो है वो इनके ऊपर लाइट इफेक्ट करे, लाइट इनके ऊपर डायरेक्ट फायर हो, डायरेक्ट ये एक्सपोज्ड हो लाइट से, तो इनके जो सेल्स हैं उनकी शेप में कुछ ऐसा चेंज आता है कि वो ऑस्टिया बंद हो जाते हैं। लेकिन क्या ये टिश्यू होने की निशानी है? नहीं, हर सेल लाइट को सेपरेटली रिस्पॉन्ड कर रहा है। यहां ऐसा हरगिज नहीं है कि अगर एक सेल को निकाल लिया जाएगा तो बाकी सेल्स के ऊपर, बाकी सेल्स की सेहत के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा। बल्कि वो जो सेल्स हैं वो इंडिविजुअली लाइट को फिर भी रिस्पॉन्ड करते रहेंगे और वही रिस्पॉन्स दोबारा भी शो करते रहेंगे। तो ये जो सेल्स हैं इनको कुछ ऐसा चेंज है या इनके अंदर कुछ ऐसा जो है वो रिस्पॉन्स है कि जब लाइट फायर होती है, आइदर दैट इज ब्लू लाइट और ग्रीन लाइट और रेड लाइट, वट एवर द नेचर ऑफ लाइट इज, बट इट stimulates these cells to close the ostia just like the guard cells close the stomata. The light stimulates these pinacocytes to close the osti. ठीक है, तो ये एक तरह का इनके अंदर जो है वो रिस्पॉन्स वो देखा गया। तो इसका मतलब ये है कि रिस्पॉन्स तो सेल में मौजूद है, ये बात तो तय है कि एक ये चीज जो है वो जो कि देखें, रिस्पॉन्स होने का क्या ये मतलब है कि कोई ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है? सवाल नहीं पैदा होता। ये आप इससे जो है वो अंदाजा कर सकते हैं कि हर प्रोटिस्ट या सॉरी मैं थोड़ा सा गलत टर्म बोल गया, रिस्पॉन्स होने का क्या ये मतलब है कि जो हर ऑर्गेनिज्म है वो मल्टी सेलुलर है? नहीं, यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट भी लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं, एलजी लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं। जो ये अपना एमीबा वगैरह हैं, डिप्लोमोनेड्स हैं, एक्सकेवेट्स हैं, पैराबैसिलिड्स हैं, ठीक है, ये तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म जो है ये लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं। यूग्लिना लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं, बैक्टीरिया लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं। लाइट को रिस्पॉन्स करना और मल्टी सेलुलैरिटी दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीजें। तो ये जो लाइट का रिस्पॉन्स है ये तमाम सेल्स इंडिविजुअल इनमें ये हुआ। अब देखें एक्चुअली बात क्या है, बात ये है कि इनके अंदर दो तरह की जो है वो चीजें आ गई।
बेसिकली हम एक यूं कह लें कि हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से फेक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं और हमने शिफ्ट होना है ट्रू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बड़ी डिटेल में पढ़ ली, पूरा हमने प्रोटिस्टा पढ़ लिया, 4 ग्रुप्स पढ़ ली, उनके सब ग्रुप से पढ़ ली, ठीक है। अब हम इस वक्त है ऐसी मल्टीसेलुलैरिटी पे जिसको हम मल्टीसेलुलैरिटी कह नहीं सकते, लेकिन एक यूनिट के तौर पे, जैसे आपने वो 2 फिनोमिना पढ़े थे, वो जिनमें 2 तरह के फिनोमिना थे कि मल्टीसेलुलैरिटी किस तरह आई। एक आपने पढ़ा था कि एक ही बड़ा सारा सेल है, ठीक है, उसके अंदर कई न्यूक्लियस बन जाते हैं और उन न्यूक्लियस के अंदर अलग अलग एक एक मेम्ब्रेन बन जाती है। और एक आपने पढ़ा था मल्टीसेलुलैरिटी में, आपको को याद आ रहा होगा, मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। एक हमने ये पढ़ा था मल्टीसेलुलैरिटी में कि मल्टीसेलुलैरिटी किस तरह बनी कि सेल डिवाइड होता गया और उन तमाम सेल्स, वो तमाम सेल्स आपस में स्टिक टुगेदर रहे, ठीक है। वो तमाम सेल्स आपस में स्टिक टुगेदर रहे और उन्होंने क्या बना लिया, उन्होंने वो ऑर्गेनाइजेशन बना ली, उन्होंने वो बना ये कॉलोनियल हाइपोथेसिस और कोइनोसिटिकल हाइपोथेसिस, ये 2 हाइपोथेसिस आपने पढ़े थे, जिसमें आपने कहा था कि कॉलोनियल में क्या था कि एक सेल डिवाइड होता रहता है और लेकिन वो तमाम सेल एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते, बल्कि वो तमाम सेल्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके क्या बनाना शुरू कर देते हैं, शेप बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये बेसिकली आगाज है उस फेक मल्टीसेलुलैरिटी का। इस वक्त आपको जो भी चीज नजर आ रही है दैट इज फेक मल्टीसेलुलैरिटी, और उसमें क्या है कि ये सेल कॉलोनियल हाइपोथेसिस के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये एक दूसरे के साथ स्टिक्ड हैं और ये एक यूनिट के तौर पर एक बॉडी की फॉर्मेशन कर रहे हैं। और इसको आप यूं कह लीजिए कि दे आर परफॉर्मिंग सिमिलर टास्क, रेलेवेंट टास्क परफॉर्म जरूर कर रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी दूसरे के काम पर डिपेंडेंट नहीं होता, ठीक है। तो ये एक जो है वो और अगर ये भी ठीक मान लिया जाए तो उसमें भी यही है कि बेसिकली ये एक शेप बनाने में कामयाब हो गए, और शेप बनाने में कामयाब होने के नतीजे में इनके अंदर कुछ मेंटेनेंस फंक्शंस भी आ गए। फिर क्वेनोसाइट्स के बारे में देखा गया है कि उनके अंदर जैसे the rate of water circulation through a sponge can drop suddenly without any apparent external cause. This reaction can be due only to coenocyte seizing activities more or less simultaneously, and this implies some form of internal communication. The nature of this communication is unknown. अब देखिए वाटर करंट्स किसकी वजह से आती हैं, क्वेनोसाइट्स की वजह से। उन वाटर करंट्स ने क्या करना होता है, जाहिर सी बात है, एंटर होंगी फिर एग्जिट होंगी, फिर एंटर होंगी फिर एग्जिट होंगी, यही फिनोमेना चलता है ना इसके अंदर, वाटर आता है जाता है आता है जाता है। तो ये रेट जो है, दिस रेट कैन बी इंक्रीज एज वेल एज डिक्रीज, और उसके लिए भी कोई ना कोई ऐसा स्टिमुलस है जो इनको मिलता है, जो इनका रेट यानी वाटर सर्कुलेशन का रेट इंक्रीज भी कर सकता है डिक्रीज भी कर सकता है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि सारे क्वेनोसाइट्स एक ही स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करके उस सर्कुलेशन को इंक्रीज भी कर सकते हैं डिक्रीज भी कर सकते हैं। बुनियादी तौर पर जो बात है वो ये है कि दीज सेल्स आर रिस्पॉन्डिंग टू द स्टिमुलस इंडिविजुअली एंड साइमल्टेनियसली दे आर एक्टिंग एज अ सिंगल यूनिट। वो इतना स्पॉन्टेनियसली, इतना इकट्ठे परफॉर्म कर रहे हैं कि यूं लगता है कि वो वाकई में एक बॉडी की कम्युनिकेशन आपस में है जिसकी वजह से वो इकट्ठे परफॉर्म कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो कोई ऐसा स्टिमुलस जरूर है कि जिस स्टिमुलस के नतीजे में वो सारे एक ही टाइम पर रिस्पॉन्ड करना शुरू हो जाते हैं। जी बेटा। सर मतलब जी बेटा। अगर ये जो स्पॉन्जेस हैं इनकी जितनी भी लेयर्स हैं तीनों, अगर ये हम्म इंडिपेंडेंटली हम्म वर्क कर रही हैं तो अगर हम क्वेनोडर्म को हम्म हटा देते हैं तो सर स्पॉन्जेस की वर्किंग में तो इतना मेजर इफेक्ट आएगा, तो हम ये कैसे कह हम्म। सकते हैं कि इंडिपेंडेंटली काम करें। हाँ, इसमें ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि इनमें क्या, वैसे आप मुझे ये बताइए कि इनमें क्या मेजर फर्क आएगा सर्वाइवल में, बताइए उसके सर्वाइवल में क्या मेजर फर्क आएगा। सर वाटर ट्रांसपोर्ट में मसला होगा, तो उसके बाद फिर जब वो जो डाइजेशन है इनकी इंट्रासेलुलर, उसमें भी तो काइनेसाइट्स ही रोल प्ले करते हैं, और फिर वाटर करंट में मसला होगा तो फिर ये मतलब सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे ना। जी बेटा, इसका कोई जवाब देगा। किसी के पास इसका जवाब है सवाल का।
जी सर, ये कॉलोनी के तौर पर ही एक्ट कर रहे हैं ना, मतलब इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, लेकिन जरूरी भी तो है ना ये सारे काम। अगर इनमें से एक भी काम ना हो तो फिर इनकी सर्वाइवल पॉसिबल तो नहीं है। यानी आप भी यही कह रही हैं बेसिकली कि अगर कोएनोडर्म को हटा दिया जाए तो मिजोहाइल और पिनेकोडर्म जो हैं इनके सेल्स अपना काम नहीं कर सकते, ऐसा ही है? नहीं नहीं, वो तो अपना काम करेंगे, लेकिन वो जो इसका काम है ना मेजर, वो इफेक्ट होगा जो कॉनोडर्म कर रही है। देखिए जी, एने आप कह रही। सर मैं ये कह रही हूँ कि कर इंडिविजुअली रहे हैं, ठीक है, क्वेनोडर्म मीजोहाइल पे डिपेंड नहीं कर रही है, मीजोहाइल वो पिनेकोडर्म पे नहीं कर रही, पर ये तीनों लेयर्स मिलके ही तो एक इंडिविजुअल बना रही हैं। इनमें शायद वो हाई लेवल की टिश्यू फॉर्मेशन नहीं होती होगी, पर कहीं ना कहीं इनमें कम्युनिकेशन है, मतलब शायद, मतलब ये थोड़ा नीचे लेवल पे होंगे लेकिन इनमें कम्युनिकेशन तो है ना। हाँ, मतलब एक यूं कह लें कि एक हिडन कम्युनिकेशन साइंटिस्ट का ख्याल है कि वो भी है। लेकिन मैं अब आपको आपके पिछले सवाल का जवाब देता हूँ। अगर आप क्वेनोडर्म को रिमूव कर देते हैं ना, तो क्वेनोडर्म को रिमूव करने के नतीजे में क्या होगा कि पिनेकोडर्म के सेल्स के बारे में अभी हमने पढ़ा कि दे कैन ऑब्टेन देयर फूड ऑन देयर ओन, दे कैन एक्सचेंज वेस्ट मटेरियल्स ऑन देयर ओन। इसका मतलब है कि क्वेनोडर्म का काम, यानी इन तीनों का काम इस तरह से है कि ये तीनों एक दूसरे के काम को एफिशिएंट जरूर बना रहे हैं, लेकिन इन तीनों में कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको रिमूव कर दिया जाए तो बाकी दो सरवाइव ना कर सकें। अब इनका जितना को काम है ना, उस लिहाज से आप देख सकते हैं कि जो क्वेनोडर्म है वो सिर्फ वाटर करंट्स की मूवमेंट को एफिशिएंट जरूर बना रही है, एफिशिएंसी जरूर आ रही है, लेकिन उसके अलावा मीजोहाइल में अगर कोई सेल्स भी मौजूद हैं, या अगर कोई जो है वो मीजोहाइल सिर्फ एक फ्लूइड है, तो उस मीजोहाइल के अंदर या वो जो पिनेकोडर्म है उसमें जो भी सेल्स हैं, दे कैन सर्वाइव इवन विदाउट द प्रेजेंस ऑफ क्वेनोडर्म। तो ये तो बिल्कुल बात है, लेकिन जो आखिरी बात आपने की है कि इनमें कम्युनिकेशन है ही नहीं, ये चीज कहना, सॉरी, आखिर जो आपने बात की है कि इनमें कम्युनिकेशन कहीं ना कुछ लगती है, सपोज्ड, तो ये बात किसी हद तक ठीक है कि अगर एक कॉलोनी में कोई से दो सेल्स आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो इसका लाजमी मतलब ये है कि कहीं ना कोई ऐसी कम्युनिकेशन मौजूद है जो कि इनको एक दूसरे के साथ रहना भी सिखा रही है, या यूं कह लें कि एक दूसरे के साथ मिलकर भी ये फंक्शन जो हैं ये कर रहे हैं। लेकिन एक डर्म को रिमूव कर दिया जाता है, किसी भी एक लेयर को रिमूव कर दिया जाता है तो उससे दूसरी लेयर को फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं। एफिशिएंसी में जरूर फर्क पड़ेगा। जी, यानी क्या कह रही हैं? तो सर अगर ऐसा है कि एक हम कोई भी लेयर रिमूव कर देते हैं तो वो सरवाइव कर पाएगा स्पॉन्ज, तो फिर ऐसा क्यों नहीं है कि ऐसे स्पॉन्जेस भी हों जिनमें कोई ऐसे स्पॉन्जेस जिनमें मिजोहाइल ना हो, कोई ऐसे हो जिनमें क्वेनोडर्म ना हो? ऐसे भी तो नहीं है, मतलब ये तीनों का कोई ना कोई इफेक्ट एक दूसरे पे है और ये मिलके स्पॉन्जेस बना रहे हैं, तो मतलब इंडिपेंडेंट तो हाँ ना हुए फिर। हाँ, मैं इसका जवाब आपको देता हूँ। इसका जवाब वैसे ये जो अगला टॉपिक मैं शुरू करने लगूँ इसमें भी है। इनके जब इनके अंदर दोनों तरह की रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। जो बात आप कर रही हैं ना, वो बात प्रूव होती है अगले टॉपिक से। वो इस तरह से है कि जब ये इनके अंदर रिप्रोडक्शन होती है सेक्सुअल और एसेक्सुअल, तो इनमें पर्टिकुलरली दोनों लेयर्स बनती हैं। क्वेनोडर्म की लेयर भी बनती है, पिनेकोडर्म की लेयर भी बनती है। ऐसा नहीं होता कि क्वेनोडर्म के लिए अलग चीज आएगी, पिनेकोडर्म के लिए अलग चीज आएगी, नहीं। बल्कि वो उस जाइगोट में पूरी इंफॉर्मेशन मौजूद है जो पिनेकोडर्म भी बनाता है और क्वेनोडर्म भी बनाता है। इसका मतलब है कि देर इज सम सॉर्ट ऑफ फेक मल्टीसेलुलरिटी विच इज परसिस्टिंग हियर, वो मौजूद है। क्यों? अगर ऐसा ना होता, गौर कीजिएगा बात के ऊपर, अगर ऐसा ना होता तो वो जो एक जाइगोट बन रहा है जिसके बाद एम्ब्रियो बन रहा है, उसके अंदर इन तीनों लेयर्स की इंफॉर्मेशन ना होती। हम क्या कहते हैं कि एक न्यूक्लियस के अंदर उन तीनों लेयर्स की इंफॉर्मेशन मौजूद है। अगर उस एक न्यूक्लियस के अंदर उन तीनों लेयर्स की इंफॉर्मेशन मौजूद है तो इसका लाजमी मतलब ये है कि ये एम्ब्रियोनिक लेवल से इसका ओरिजिन आ रहा है।
तो ऐसा हरगिज नहीं है कि ये कहा जाए कि जो है वो हमें ज़रूर ऐसे जो है वो ये हो ही नहीं सकता कि इनके अंदर कोई जो है वो जो हमारी बातें हैं कि इनके अंदर कम्युनिकेशन नहीं है, ये बात कहना गलत है। ठीक है, लेकिन इंडिविजुअली ये ज़रूर परफॉर्म कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन मौजूद है एम्ब्रियोनिक लेवल के ऊपर, लेकिन जब एक दफ़ा इनकी फॉर्मेशन हो जाती है तो उसके बाद ये ऑलमोस्ट इंडिविजुअली ये परफॉर्म करते हैं, इनको फर्क उस तरह से नहीं पड़ा करता। जी बेटा। अच्छा जी, अब अगली बात आ जाती है रिप्रोडक्शन की। ये हम ख़त्म करते हैं स्पंजेस, काफ़ी लंबा टॉपिक चल गया। फाइलम पोरीफेरा में जो रिप्रोडक्शन हमें नज़र आती है, उस रिप्रोडक्शन के हवाले से अगर हम गुफ्तगू करते हैं तो दोनों तरह की रिप्रोडक्शन है बेटा, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरह की हमें इसमें दिखती है। और जो इसमें मज़े की बात है वो ये है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो तो बड़ी ही सिंपल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनके अंदर एग भी बनता है और स्पर्म भी बनता है। और एग और स्पर्म बनते कहाँ से हैं? सबसे इंटरेस्टिंग बात जो इस पूरे में है ना वो ये है, यानी आप यूं कह लीजिए कि जो सबसे मजे की बात है जो अब आप इस पूरे टॉपिक में पढ़ने लगे हैं वो ये है कि एग और स्पर्म बन कहाँ से रहे हैं। यही वो चीज है जिससे आपकी बात जो है वो इससे आपको ये अंदाजा होगा कि अगर हमें तमाम ऑर्गेनिज्म के दरमियान के लिंक मिलना शुरू हो जाए ना तो हम एक तरह से पागल हो जाएंगे। इसे स्पंज है। अब स्पंजेस कॉलोनियल जो है, यू कह लीजिए कि कॉलोनियल जो ऑर्गेनाइजेशन है और मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके दरमियान में एक ऐसी चीज मौजूद है जो कि मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि ट्रू मल्टी सेलुलर या ट्रू टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन और कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन इनके दरमियान का एक मिडल लिंक है। और ये ऐसा है कि ये हमें बिल्कुल पजल कर देता है कि यार इनको कहें तो क्या कहें, कहाँ रखें। ना ये कॉलोनियल है और ना ये टिश्यू है। लेकिन अब आप देखें, अगर ये एक और बात आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि अगर हमें तमाम ऑर्गेनिज्म के मिसिंग लिंक्स मिल जाते हैं तो हम कितने परेशान हो जाएंगे। और कीजिएगा इस बात के ऊपर। ये आम तौर पे मोनोइशियस होते हैं। आपको अच्छे तरीके से पता है कि मोनोइशियस वो होते हैं जिनमें एक ही बॉडी के ऊपर जो है वो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। और एग और स्पर्म जो हैं इनमें ये एक ही बॉडी के अंदर जो है वो बनते हैं। लेकिन आम तौर पे वो यहाँ पर वाज़े तौर पर लिखता है कि जो बट डू नॉट यूजुअली सेल्फ फर्टिलाइज नहीं करते ये। इंडिविजुअल स्पंजेस प्रोड्यूस एग एंड स्पर्म एट डिफरेंट टाइम्स, यानी इनके अंदर बनते जरूर हैं लेकिन जो है वो डिफरेंट टाइम से बनते हैं जिसकी वजह से ये सेल्फ फर्टिलाइज नहीं कर सकते। सवाल ये पैदा होता है कि एग और स्पर्म बनते कहाँ से हैं बेटा। इनके क्वेनोसाइट्स हैं जो एक साइड पे मेच्योर होते हैं तो एग बनते हैं, दूसरी साइड पे मेच्योर होते हैं तो स्पर्म बनते हैं। दिस इज वेरी स्ट्रेंज कि क्वेनोसाइट जो कि एक्चुअली क्वेनोफ्लैजिलेट्स का जिनसे ओरिजिन हमें मिलता है और क्वेनोफ्लैजिलेट जो है उनसे सबसे ज्यादा ये रिलेट करते हैं, यही क्वेनोसाइट जो हैं दे लूज देयर फ्लैजेला एंड दे मेच्योर एंड दे कन्वर्ट इनटू गैमीट्स आइदर एज एग और एज स्पर्म। ये एक बड़ी हैरत की बात है कि ऐसा भी होता है। लेकिन बहरहाल एक बात तो तय है कि ये जो स्पर्म और एग बनते हैं इनमें आम तौर पर स्पर्म जो है वो तो स्विम करके एग तक आता है, लेकिन एग्स आर मोस्टली रिटेन्ड इनसाइड द बॉडी। एग को बॉडी के अंदर रखा जाता है और स्पर्म जो है वो ऑस्क्यूलम के जरिए एंटर होता है। आपको अच्छे तरीके से आइडिया है कि ये जो ऑस्क्यूलम है ये एक्चुअली इसका जो ऊपर की ओपनिंग होती है जहां से वाटर ने बाहर जाना होता है, ये ऑस्क्यूलम उसको कहा जाता है। तो यहाँ से दिस पॉइंट इज ऑस्क्यूलम। तो यहाँ से एंटर होता है, स्पर्म्स यहाँ से एंटर होते हैं और अंदर जाकर एग को फर्टिलाइज करते हैं। ठीक है, और एग भी जो है वो जो भी, अच्छा उसके बाद जो डेवलपमेंट होती है लार्वल डेवलपमेंट वो मीजोहाइल में होती है। यहाँ पर गौर कीजिएगा, एक बात लिखी हुई है, eggs are retained in mesohyle of the parent। ठीक है,
the coenocytes lose their collar and flagellum, become amoeboid and transport sperm to the eggs. अब उनमें ये होता है कि जब स्पर्म अंदर एंटर होता है तो ये जो अंदर की लेयर होती है ना जिसमें क्वेनोफ्लैजिलेट होते हैं, क्वेनोफ्लैजिलेट एक और काम करते हैं, ये स्पर्म को कर लेते हैं ट्रैप, स्पर्म को ट्रैप करके किस तक पहुंचाते हैं, एग तक पहुंचाते हैं। तो ये काम भी क्वेनोसाइट्स का होता है। मतलब क्वेनोसाइट ऐसे सेल्स हैं जिनके अच्छे खासे पर्टिकुलर ऐसे फंक्शंस हैं कि अगर आप क्वेनोसाइट्स को रिमूव कर देते हैं तो वो पर्टिकुलर स्पंज उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन उसकी आगे जो रिप्रोडक्शन है और अगली नस्ल है वो प्रोड्यूस होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, वो ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस फिर भी कर सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो डिफिकल्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर वाज़े तौर पर हमें समझ आ रहा है। फिर इनमें क्लीवेज होती है, ज़ाइगोट की प्रॉपर क्लीवेज होती है। ठीक है, एक लार्वा बनता है और लार्वा मीज़ोहाइल में बनता है। ठीक है, और वो लार्वा फिर अलग होता है। इसका मतलब है कि भी जो भी डेवलपमेंट हो रही है दैट डेवलपमेंट इज अकरिंग इनसाइड द मीज़ोहाइल, मीज़ोहाइल के अंदर डेवलपमेंट हो रही है। ये भी एक बड़ी बात है कि विद इन द बॉडी डेवलपमेंट हो रही है। स्पर्म आ रहा है, स्पर्म आके एग को फर्टिलाइज कर रहा है, एग को जब फर्टिलाइज कर देता है तो वो जो एग को फर्टिलाइज कर लेने के बाद वो एग कुछ देर के लिए मीज़ोहाइल के अंदर यानी इंटरनल डेवलपमेंट इनके अंदर हो रही है। और वो इंटरनल डेवलपमेंट जो हो रही है वो डेवलपमेंट इन ऑर्गेनिजम्स को क्या कर रही है, इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो भी इनका एम्ब्रियो बना है उसको डेवलप होने के काबिल बना रही है। एंड आफ्टर दैट, आफ्टर ऑल दिस प्रोसीजर क्या होगा कि वो लार्वा बनेगा और फिर बॉडी से बाहर जाएगा। very strange and very you can say that this phenomena seems very mature and complex phenomena। ये उन ऑर्गेनिजम्स की तरह का फिनोमिना लग रहा है जैसे एग लेइंग ऑर्गेनिज्म होते हैं या जैसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब ये एक तरह से इंटरनल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल डेवलपमेंट है जो कि हमें बहुत से एनिमल्स में दिखती है। दिस इज अनदर स्ट्रेंज थिंग कि वो जो बाद में आने वाले जितने ऑर्गेनिज्म है ना उनमें से हर एक का कुछ ना कुछ इसके अंदर मौजूद है। इंटरनल डेवलपमेंट भी है, कुछ में एग को बाहर निकाल दिया जाता है, एग स्पंज के अंदर नहीं रहते, बॉडी के अंदर नहीं रहते, उनको बाहर निकाल दिया जाता है। स्पर्म और एग बाहर फर्टिलाइज होते हैं, बाहर ही डेवलपमेंट होती है, बाहर ही लार्वा बनता है। अनदर स्ट्रेंज थिंग। तो ये दोनों चीजें इनके अंदर मौजूद हैं। अब आप यहाँ पर देखिए इनमें होता है वो दो तरह का लार्वा होता है, एक होता है पेरेन्काइमा लार्वा, पेरेन्काइम्यूला लार्वा, और दूसरा होता है एम्फीब्लास्ट्यूला लार्वा। एम्फीब्लास्ट्यूला लार्वा और पेरेन्काइम्यूला लार्वा जो है ये अगर आप गौर करें तो ये बहुत स्ट्रेंज किस्म के स्ट्रक्चर्स हैं। जो पेरेन्काइम्यूला लार्वा है, ए डायग्राम, उसके अंदर क्या होता है कि जो सेल्स हैं वो सिर्फ आउटर लेयर पर होते हैं, आउटर लेयर पर सिर्फ फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं, ओनली फ्लैजिलेटेड, सिर्फ फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं। और होता क्या है कि जब एक दफ़ा ये जो जब ये लार्वा सेटल हो जाता है, क्योंकि ये लार्वा एक अभी तो निकला है मीज़ोहाइल, दिस इज स्पंज। ठीक है, और ये स्पंज यहाँ से ये ऑस्क्यूलम से निकला है और ऑस्क्यूलम से निकल के अब इसके पेरेन्काइम्यूला जो लार्वा है इसके बाहर की साइड पे, जैसे अब यहाँ पर देखें कि फ्लैजिलेटेड सेल्स कवर मोस्ट ऑफ द लार्वा's आउटर सरफेस आफ्टर द लार्वा सेटल्स। अब यहाँ पे इसके बाद क्या होता है कि ये बाहर के तमाम सेल्स जो हैं इनका दे लूज देयर फ्लैजेला, बाहर के तमाम सेल्स में फ्लैजेला लूज होता है, अंदर एक और सेल्स की लेयर बनती है और फ्लैजेला उनके अंदर बनता है, क्योंकि आपको पता है कि फ्लैजिलेटेड सेल्स जो होते हैं वो अंदर के साइड पे होते हैं, ना के साइड पे होते हैं। तो गौर कीजिए कि एक दफा बाहर के तमाम सेल्स, क्योंकि इस लार्वा ने स्विम करना होता है, अब ये लार्वा जब स्विम करता है तो बाहर के तमाम सेल्स के पास है फ्लैजेला, ये तमाम सेल्स जो हैं ये स्विम करते करते आखिरकार जब ये एक दफ़ा रिटेन हो जाएगा, आखिरकार जब ये एक दफ़ा ज़मीन पर गिर जाएगा तो उसके बाद इसके फ्लैजेला लूज हो जाएंगे और जो ज़्यादा सेल्स बनेंगे तो अंदर के सेल्स दोबारा से फ्लैजेला बना लेंगे। गौर कीजिएगा, द लार्वा सेटल्स एंड अटैचेस, द आउटर सेल्स लूज देयर फ्लैजेला, मूव टू द इंटीरियर। यूं कह लेंगे या तो वो इंटीरियर की तरफ मूव करते हैं या अंदर नए सेल बनते हैं एंड फॉर्म क्वेनोसाइट्स, दोबारा से क्वेनोसाइट्स बना लेते हैं।
कुछ ये कहते हैं कि वो अंदर की तरफ मूव करते हैं, कुछ ये कहते हैं कि बाहर के यूज करते हैं फ्लैजेला और डेवलप होकर अंदर नए सेल बनाते हैं और अंदर क्या बन जाता है, कोएनोसाइट्स बन जाते हैं, बाहर के सेल्स अंदर की तरफ चले जाते हैं। मतलब ये पेरेंट कैम्युलर लार्वा एक सारे सेल है। देखिए अपेरेंटली ये दोनों दोनों जो है ना, इनमें फर्क देखिएगा। पेरेंट कैम्युलर लार्वा वो है जिसमें एक ही तरह के सेल्स हैं सारे, टाइप को डेवलप कर रहा है इनिशियली बन रहा है, तो वो पेरेंट कैम्युलर है, सब में सेम सेल्स हैं, ठीक है। एम्फी का क्या मतलब होता है जी बेटा? एम्फी का मतलब होता है डुअल, डबल साइडेड, डबल लेयर, डबल नेचर, इसको आप एम्फी कहते हैं। तो एम्फीब्लास्टुला जो है, इसकी एक तो दोनों टाइप के सेल्स इसमें मौजूद हैं। दूसरा ये कि इनके दरमियान में एक कैविटी बनती है, और ये कैविटी बिल्कुल उस तरह की कैविटी होती है जिस तरह की ब्लास्टोसील नहीं होती, उस तरह की होती है, ठीक है। तो एम्फीब्लास्टुला अब होता क्या है कि एक आउटर लेयर होती है, ये पिनेकोडर्म, ये पिनेकोसाइट्स हैं, पिनेकोसाइट्स की तरह के, ये कोएनोसाइट्स की तरह के। अब जब ये डेवलप हो रहा होता है तो जो पिनेकोडर्म है वो सारी बाहर की तरफ आ जाती है, और जो कोएनोडर्म, ये वो चीज है जो एक्सट्रीमली स्ट्रेंज है। मुझे कोई बताएगा कि ये स्टेप इतना स्ट्रेंज क्यों है? इसको मैं स्ट्रेंज क्यों कह रहा हूं? इस स्टेप में क्या ऐसी यूनिक बात है जो कि इसको बहुत ज्यादा एनिमल्स रिलेटेड बनाती है? तो ये कैविटी का मौजूद होना। और इसमें आप देखिए इन्वेजिनेशन का पैटर्न, इन्वेजिनेशन का पैटर्न जब आप देखेंगे ना, तो बिल्कुल ऐसा है कि एक्टोडर्म ने पूरे ऑर्गेनिज्म को सराउंड कर लिया, ठीक है, और इसकी इन्वेजिनेशन बिल्कुल उस तरह से हो रही है जैसे ब्लास्टोपोर में इन्वेजिनेशन होती है। याद आई मेरी बात? मैंने आपको एक दफा कहा था कि एक्टोडर्म अंदर की तरफ जाती है, मेसोडर्म एंडोडर्म अंदर की तरफ जाती हैं, और इनमें जो है वो उस जगह पर स्टमक बनना होता है। तो ये जहां से सेल्स अंदर जाते हैं, ये इन्वेजिनेशन बिल्कुल उस तरह की हो रही है। इन्वेजिनेशन पैटर्न जो है वो बिल्कुल उस तरह का है, और यहां से एक और बात है कि यहीं से वो इन्वेजिनेशन पैटर्न है जो आगे जाकर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में जो है वो इन्वेजिनेशन पैटर्न बनता है। अगर आप आगे आगे ह्यूमन के डेवलपमेंट पढ़ेंगे या ऑर्गेनिज्म की और एनिमल्स की डेवलपमेंट पढ़ेंगे, तो आपको वाज़ेह तौर पर पता लगेगा कि यहाँ पर जो इन्वेजिनेशन हो रही है वो ऑलमोस्ट उस तरह की है जैसे एनिमल्स में होती है। फिर बाहर की लेयर ने पूरे इसको सराउंड कर लिया। ये सेल्स पहले अपना फ्लैजेला लूज करेंगे, फिर अपने फ्लैजेला लूज करके अब देखें अंदर की तरफ फ्लैजेला बना लेंगे सारे सेल, क्योंकि इन्होंने आगे जाके कोएनोसाइट बनना होगा। पहले बाहर फ्लैजेला थे, तो जब तक स्विमिंग करनी थी तब तक तो बाहर के फ्लैजेला काम आ रहे थे, लेकिन फिर ये लूज करेंगे और अंदर की तरफ फ्लैजेला बना लेंगे, और उसके बाद फिर इनके अंदर जो है वो बाहर की लेयर इनको सराउंड कर लेगी। फिर तीसरी चीज है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बेटा ये समझ आ गई? क्वेश्चन है तो बताइए। अच्छा, अब तीसरी चीज है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस तरह से होती है कि इनके अंदर ना जब इनको ऐसे अनफेवरेबल कंडीशंस फेस करनी पड़ सकती हैं और इस तरह की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो क्या करते हैं ये ना, आप यूँ कह लीजिए कि एक तरह से अपने अंदर कैप्सूल बना लेते हैं, कैप्सूल बना लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ रेजिस्टेंट कैप्सूल्स। ये मीजो में पर्टिकुलर किस्म के वो बना लेते हैं कैप्सूल्स, और वो कैप्सूल जो हैं उनमें एक साइड होती है जिसको आप कहते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल वो साइड होती है कि जिसमें फिर बाद में जो है वो जिसके जो इसका फिर वो बनता है ऑस्क्यूलम, इसका ऑस्क्यूलम बनता है, ठीक है। और इसमें डेवलपमेंट होती है और दोनों लेयर्स बन जाती हैं, क्वेनोसाइट भी और पिनेकोसाइट भी। When favorable condition return in spring, amoeboid cells stream of tiny opening called micropyle. बाहर की लेयर जो है ये कैप्सूल है, कैप्सूल की लेयर है, ठीक है। और जब एक दफ़ा कंडीशंस आ गई हैं तो उसके बाद कैप्सूल की लेयर जो है वो पिनेकोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाएगी, और यहाँ से सेल्स जो हैं ये बाहर भी जाएंगे और ये कोएनोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे।
जी बेटा। ये 4 जो क्लासेस हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं। एक है क्लास कैलकेरिया। कैलकेरिया कैलकेरिया सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि इनके अंदर जो क्राइटेरियाज हैं क्लासिफिकेशन के, वो क्या है कि फाइलम पोरिफेरा या तो ये एसिमेट्रिकल है, ये रेडियल सिमेट्रिकल है। अब रेडियल सिमेट्री भी इनमें बड़ी मुश्किल से होती है, बहुत कम ऐसे हैं जिनमें रेडियल सिमेट्री दिखती है, जो कि एडवांस्ड है थोड़े से। फिर उसके बाद इनके जो है वो सेल्स, हाँ 9000 स्पीशीज। अब इनमें क्राइटेरियाज देखें। सबसे पहले स्पाइक्यूल्स कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। अच्छा, एक और चीज मैंने आपको उस दिन बताई थी, स्पंजिन। स्पंजिन मैंने बताया था आप लोगों को। मेरा ख्याल है मैंने बताया था। सर नहीं बताया था शायद। स्पंजिन ये है कि हमने कहा था ना कि इसका जो स्केलेटन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल से बना होता है, जिनको स्पाइक्यूल कहते हैं। जिनमें मैंने इसकी अभी शुरू में भी बात बताई थी कि कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल को आप स्पाइक्यूल्स कहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें स्पाइक्यूल के बजाय एक प्रोटीन का मटेरियल होता है जो कि इनका स्केलेटन बनाता है, और वो प्रोटीन मटेरियल जो है वो स्पंजिन कहलाता है ओवरऑल। ये एक्चुअली कोलेजन का बना हुआ होता है। ये ऐसे ही है कि आप अगर इस तरह से एक स्पंज बनाते हैं ना, डबल लेयर्ड स्पंज बनाते हैं, एक लेयर ये फॉर एग्जांपल, एक लेयर ये है, तो इनके दरमियान में एक पूरा मटेरियल डिपॉजिटेड होता है, जिसको आप स्पंजिन कहते हैं। ठीक है, वो मटेरियल कैल्शियम कार्बोनेट का भी नहीं बना हुआ, वो स्पाइक्यूल की फॉर्म में भी नहीं है। स्पाइक्यूल तो इस तरह से बनाए थे ना हमने, ये स्पाइक्यूल है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, पूरा सिंगल मटेरियल होता है जो कोलेजन का बना हुआ होता है, जिसको स्पंजिन कहते हैं। बेटा मैंने बताया था, बनाया नहीं, मैंने बताया था। तो इनके अंदर स्पाइक्यूल होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, और 4 रेज, 3 या 4 रेज के होते हैं। एस्कॉन, ल्यूकॉन, साइकॉन चिप्स होती हैं इनके अंदर। ठीक है, और असल में बात यह है कि इनका जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो ल्यूकोसिलेनिया, ग्रेंशिया, ये जो है वो होते हैं। फिर हेक्सेक्टिनेलिडा है, इनके अंदर सिलिका के बने हुए होते हैं और 6 रेड होते हैं। ये एक और चीज, अब देखिए फर्क आ गया। 6 रेड हैं, यानी कि वो जो बने हुए हैं उनमें 6 रेज जो हैं स्पाइक्यूल की बनी होगी, 6 रेज। ठीक है, और इंट्रिकेट लेटिस, मतलब आपस में बिल्कुल ऐसे जैसे जो है वो वाज शेप बनाते हैं ये। और साइकॉन और ल्यूकॉन ये हो सकती है इनमें शेप्स। ठीक है, और उसके अलावा मतलब इनमें और इनमें अब आप फर्क देखें कि एक तो इनके मटेरियल का फर्क आ गया, दूसरा 6 रेज का फर्क है। अब डेमोस्पंजिया की बात करते हैं। colored sponges with needle shaped or 4 rayed siliceous spicules और spongin और both। इनमें स्पाइक्यूल्स और स्पंजिन और बोथ दोनों हो सकते हैं। और जो मजे की बात है वो ये है कि इनमें 4 रेड है, इनमें जो स्पाइक्यूल्स हैं वो 4 रेड है, और जिनमें स्पाइक्यूल नहीं है उनमें स्पंजिन है। अच्छा, इनके जो है स्पॉन्जिलाइडी, ठीक है, ये इनके कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं। फिर आ जाता है होमोस्पेरोमॉर्फा। ये है सिंपल एंड एनक्रस्टिंग इन फॉर्म, स्पाइक्यूल स्मॉल एंड सिंपल इन शेप और एब्सेंट। ये देखिए, इसका मतलब है अभी तक जो आपको क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया दिख रहा है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटन। फ्रॉम शैलो मैरीन शेल्स। बराबर। तो ये 4 क्लासेस हैं, ये बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैंने यहां पर ड्रॉ की है। जी बेटा, एनी क्वेश्चन?